राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में सर्वधर्म संगम नेशनल टीवी चैनल पर आप सभी राष्ट्रवासियों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जसवा परागपुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर हिमाचल प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की मनमोहन सिंह सरकार ने उपकार किया कि देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर तक सीमित रखा। जब पीएम मोदी आए तो उन्होंने मात्र 8 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से सुधार कर 5वें नंबर पर लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सेना के रिटायर्ड हुए जवान 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दे रही थी। जब आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर सेना के जवानों का सम्मान किया। मित्रों, सबसे पहले तो ये देवभूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं गुजरात से आया हूं, पूरे देश भर में घूमता हूं। पार्टी के अध्यक्ष के नाते अरुणाचल से लेकर कन्याकुमारी तक, कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक और द्वारका के लेकर कामाख्या तक पूरे देश में घुमा हूं। ये भूमि को पूरा देश सम्मान के साथ देवभूमि कहता है, क्योंकि यहां देवी देवता स्वयं निवास करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत समग्र विश्व के अंदर एक मजबूत देश बनकर उभरा है। आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं। राहुल बाबा, आप 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, 11वें नंबर पर भी आप नहीं लाए थे। अटल जी 16वें से 11वें पर लाए। आपने उपकार किया कि सोनिया मनमोहन ने 11वें से नीचे नहीं गिराया। मोदी जी ने 8 ही साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम। कांग्रेस वाले आए तो उनको इतना पूछना कि भैया, हमारे वीर भूमि के जवानों ने आपका क्या बिगाड़ा था कि 40 साल तक हम मांगते रहे, हमें 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। मुझे बताओ भाइयों, ये अधिकार है या नहीं है देश के जवान का? जो जवान -43 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +43 डिग्री टेम्परेचर तक, बर्फ के गिरे हुए पहाड़ों से लेकर कच्छ के रेगिस्तान तक मातृभूमि की रक्षा करता है, उसको 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 40-40 साल तक मांग करते हुए रखा। और हिमाचल वालों, मोदी जी हमेशा कहते हैं मैं तो हिमाचल का ही हूं, और जैसे ही आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 2014 में, 2015 में उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम पूरा कर दिया। अब तक 41,000 करोड़ रुपया सेना के परिवारजनों के बैंक अकाउंट में जमा होने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं आज आपको कह कर जाता हूं, भाजपा की सरकार बना दीजिए। हर साल पहले 3 सिलेंडर में आपको कोई भुगतान नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। मैं आज ये कहने आया हूं, वोट उसको दीजिएगा जो हिमाचल और देश का विकास कर सके। वोट उसको दीजिएगा जो हिमाचल और देश को सुरक्षित रखे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व अन्य सीनियर नेता मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी संकल्प पत्र 2022 का विमोचन करते हुए अपने कामों को गिनाया और कई वादे किए। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस संकल्प पत्र के भूमिका के बारे में
रखने का अवसर मिल रहा है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 लाख लोगों परिवारों को हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ जोड़ा। स्वच्छ भारत की लगभग 1-2 लाख परिवारों को हमने स्वच्छता के साथ जोड़ा, इज्जत घर देने का प्रयास हुआ। हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को पक्के घर दे रहे हैं। अगर हम सौभाग्य योजना की बात करें तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। आज हमें खुशी होती है ये कहते हुए कि लगभग 4,70,000 आयुष्मान भारत में परिवार कवर्ड है हिमाचल में। संकल्प पत्र के 11 संकल्प के बिंदु हैं, उनको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहला बिंदु है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। हमारी दूसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि के तहत जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो राशि मिलती है उसके साथ साथ 3,000 रुपए सालाना ये उसमें जोड़ा जाएगा और इसमें लगभग 9,83,000 हमारे किसान भाई जुड़ेंगे। अगर हम इसको ब्रॉड फिगर्स में कहें तो 10 लाख किसान भाई इसमें जुड़ेंगे। हमारी तीसरी कमिटमेंट है 8 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हिमाचल प्रदेश में फेज मैनर में बढ़ाएगी। हमारी चौथी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि सभी विलेज, सभी गांव स्टेट के वह पक्के सड़कों के साथ जुड़ जाएंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अगले 5 सालों में। पांचवी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रोग्राम लॉन्च करेगी शक्ति के नाम से, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए 10 सालों में खर्च होंगे टू डेवलप, विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन, इसके डेवलपमेंट करने के लिए रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स इसके इर्द गिर्द और इसके आसपास को डेवलप करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे शक्ति के नाम से। हमारी 9वीं कमिटमेंट है कि हम स्त्री शक्ति कार्ड सभी महिलाओं को पहुंचाएंगे, देंगे। हमारी 10वीं कमिटमेंट है कि हम हर जिले में 2 गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे। हमारी 11वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 33% की रिजर्वेशन महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं को देगी। ये जितनी भी बातें हमने कही हैं, ये सभी एक सरकार चलाने वाली पार्टी जिम्मेदार तरीके से उनके सारे प्रोज एंड कॉन्स को सोचकर अपनी हिमाचल की जनता के सामने इसको रखने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बलिया में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बलिया को देश और दुनिया को पहचान दिलाने वाले चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे अवसर मिला। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने हमेशा मूल्यों की राजनीति की, उन्हें हर व्यक्ति की परख थी। उनकी मूर्ति आजमगढ़ में बनाई गई है। चंद्रशेखर ने लोकतंत्र को मजबूत करने में बड़ी भूमिका प्रदान की है। बलिया को देश और दुनिया के सामने एक पहचान दिलाने वाले जननायक चंद्रशेखर जी की इस प्रतिमा और भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आज मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश हित जिसके लिए सर्वोपरि रहा हो, इसके लिए पूरा जीवन समर्पित था और ये बलिया का सौभाग्य, इस माटी का सौभाग्य है कि न चंद्रशेखर जैसा सपूत जिस माटी में पैदा होकर के उस धरती को एक नई पहचान दिलाया। और आज मैं से अपना सौभाग्य मानता हूं कि उनकी इस भव्य प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से आयोजन समिति को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए, मुझे जो बताया गया, हमारे विधान परिषद सदस्य आजमगढ़ से, उन्होंने मुझे बताया कि मूर्ति आजमगढ़ में बनाई गई। वास्तव में
ये अभिनंदनीय है और बहुत भव्य प्रतिमा बनी है। इस प्रकार के अच्छे हस्तशिल्पी और कलाकार भी यहाँ मौजूद हैं। यह देख करके मुझे आनंद की अनुभूति हुई है। यह अच्छा काम किया है कंपनी बाग में जननायक चंद्रशेखर जी की प्रतिमा की स्थापना हो। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर जी ने देश की आजादी के दौर में भारत के संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। देश की संसद में उनके द्वारा रखे गए विचार संसदीय प्रणाली को पुष्ट करते हैं, उसकी मजबूती में अपना योगदान देते हैं। और इसलिए आज के दिन पर चंद्रशेखर जी का स्मरण, जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित कर रहा है, उन स्थितियों में चंद्रशेखर जी का स्मरण आज के लिए अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। मैं इस अवसर पर जननायक चंद्रशेखर जी को प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज कई प्रकार से महत्वपूर्ण है बलिया के लिए, और उस दिन से आज यहां पर एक नए कार्य का शुभारंभ हुआ है। बलिया में कृषक उत्पादक संगठन एफपीओस के माध्यम से अलग अलग किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन होगा, वह सब्जी दुनिया के बाजार में बिक्री के लिए जाएगा। अभी यहां पर एक ट्रक का मैंने शुभारंभ किया है। भारत सरकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को आज यहां पर शुभारंभ किया गया है। यहां के किसानों को, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अगर किसान की आमदनी को दुगना करना है तो बीज से बाजार तक की इस यात्रा को हमें आसान करना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, उस यात्रा की एक नई कड़ी है ये जल यातायात के माध्यम से हम यहां की कृषि उत्पाद को वैश्विक बाजार में पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। इससे दो लाभ होंगे, एक किसान की आमदनी बढ़ेगी और दूसरा जनपद की आय भी बढ़ेगी, और जनपद की आय के साथ साथ रोजगार का सृजन भी होगा। और जब हम जनपद की आय बढ़ाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ने से जनपद की जीडीपी बढ़ेगी तो प्रदेश की बढ़ेगी। प्रदेश में जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इस लक्ष्य को आसानी से हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। और इसके लिए मैं बलिया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, उन कृषि उत्पादक संगठनों को जिन्होंने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। गुजरात विधानसभा चुनाव में सियासी हलचल तेज हो गई है। गुजरात चुनाव 2 चरण में होगा, जिसमें पहले चरण में वोटिंग 1 दिसंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के वांकानेर में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हम आपके बिजली का बिल भुगतान करेंगे, हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, हम अच्छे अस्पताल बनाएंगे जिसमें आपको मुफ्त इलाज दिया जाएगा। आपने भारतीय जनता पार्टी को 27 साल दिए हैं, हमें 5 साल दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गुजरात में सरकार बनेगी। मैं आपका भाई बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके, आपके परिवार की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। सबसे पहले आपको महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे। महंगाई बहुत हो गई कि नहीं हो गई? महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? बहुत ज्यादा। 1 मार्च से दिसंबर में सरकार बनेगी।
बनेगी कि नहीं बनेगी? दिसंबर में सरकार बनेगी। 1 मार्च से आपको अपना बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपका बिजली का बिल भरेगा, मैं आपका बिजली का बिल भरूंगा। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। 1 मार्च के बाद गुजरात में भी 24 घंटे बिजली आएगी, 0 बिजली का बिल आएगा। आपको बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनवाऊंगा मैं। दिल्ली में बनवाए हैं मैंने, इतने अच्छे स्कूल बनाए हैं, इतने अच्छे, उसमें सब कुछ फ्री है। उसमें किताबें भी फ्री, ट्यूशन भी फ्री, यूनिफॉर्म भी फ्री, सब कुछ फ्री है। उन स्कूलों में अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। गुजरात में भी शानदार स्कूल बनवाऊंगा, आपके बच्चों का अच्छा भविष्य बनाऊंगा। दिल्ली में हमने शानदार अस्पताल बना दिए, बहुत अच्छे, बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। गरीब हो उसका भी, अमीर हो उसका भी। 5 रुपए की गोली हो वो भी फ्री, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन हो वो भी फ्री। गुजरात में भी पूरे गुजरात के लिए मैंने प्लान बनाया है। पूरे गुजरात में खूब सारे अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और आपके परिवार के सब लोगों का सारा इलाज मुफ्त होगा, आपको पैसे की चिंता करनी। अब आप लोगों से एक विनती करने आया हूं। आपने 27 साल भाजपा को दे दिए, 5 साल मांगने आया हूं बस आपसे। 5 साल दे दो, काम नहीं पसंद आए अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा। अगर काम नहीं करूं अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा। इस बार डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, नए इंजन की सरकार चाहिए। नया इंजन लेके आओ। डबल इंजन को जंग लग गया, पुराना हो गया डबल इंजन, बर्बाद हो गया। डबल इंजन लेके आओगे, मोरबी ब्रिज टूट जाएगा। नया इंजन लेके आओगे, शानदार मोरबी ब्रिज बनाएंगे। दोस्तों, हमारे कैंडिडेट यहां से हैं विक्रम भाई और झाड़ू। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इतना बटन दबाना है कि बटन काम करना बंद कर दो। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ये सम्मेलन निर्वाचन प्रबंधन निकायों की भूमिका, प्रारूप और क्षमता पर आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया। This summit set forth an affirmative agenda for democratic renewal and to tackle the diverse threats and challenges faced by democracies today throughout the election processes. Democracy cohort on election integrity is one such agreed action point under the aegis of which we are doing this conference. Excellencies, the role, framework and capacity of EMBs, a core building block for election integrity, is significant as it covers both the foundational and the functional aspects of any electoral democracy. Leveraging of social media for voter connect has been a positive feature. But at the same time, misuse of social media platforms for disinformation is a real challenge before EMBs and it has very disruptive potentials. One of the most potent and present pressing challenge is the intersection of our functioning with the social media platforms. The social media platforms, though, do self-proclaim that they have content display policies in play, but we believe they obviously also have the algorithm power with them. Thus, a more early or deeper red flagging of fake news based on known modus operandi and genres is not an unfair expectation from the EMB side for the social media platforms. After all, it will only be credible electoral outcomes that will help preserve the freedoms which the social media platforms also thrive on, and that's the fundamental percept of the social media platforms, that they are intermediaries and provide expression, right to expression to the people. But that also needs to go through the algorithms to check the
or red flag the kind of disruptive कांग्रेस राज्यसभा सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने आज आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा हिमाचल हार रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह बीजेपी के बागी नेता कृपाल परमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की फतेहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें फोन कर चुनाव से हट जाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस वीडियो के माध्यम से यह पता चल रहा है कि बीजेपी हार के डर से कितनी घबराई हुई है। दोस्तों, वीडियो कल से है वायरल, सबके पास, आप लोगों के पास होगा, नहीं है तो हमारे डिपार्टमेंट में भिजवा दिया है आपको। कोई लंबा चौड़ा नहीं है, 1-8 मिनट का है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सब जगह है, जो बड़ा स्पष्ट बताता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो पे बात कर रहे हैं, आवाज़ स्पष्ट है और बड़े स्पष्ट रूप से दबाव डाल रहे हैं और मानसिक रूप से भी दबाव डाल रहे हैं। इमोशनली, मानसिक, एक प्रकार से मानसिकता वाली ब्लैकमेलिंग चल रही है बीजेपी के बागी कृपाल परमार के साथ वार्तालाप में। 5 बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं, परिणाम हैं, जिनको मैं मुख्य रूप से उसके लिए मैं आया हूँ आपके समक्ष। पहला, हमारे मुखर और माननीय और वरिष्ठ प्रधानमंत्री की जो वरीयता की सूची है, प्रायोरिटी लिस्ट, वो दुर्भाग्यवश बहुत उल्टी सीधी है, विकृत है। उनकी प्रायोरिटी जो चीज़ें हैं वो विकृत एक सूची है। दूसरा पहलू, क्योंकि वो इसमें अपना समय बिता रहे हैं, इस चीज़ में लगे हुए हैं, माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, एक व्यक्ति, एक एमएलए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो आप समझ सकते हैं देश का क्या हाल होगा। दूसरा पहलू कि सुशासन नहीं, लेकिन चुनावी प्रचार और चुनावी काम ही सिर्फ सबसे बड़ा प्यारा शब्द है इस सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार के लिए। तीसरा, बड़ा स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री अपना वरिष्ठ स्थान और पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और वो दुरुपयोग स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के विषय में किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी हमारे पास कानूनी अधिकार क्षेत्र हैं, चुनाव आयोग के समक्ष जाना और उसके अलावा अतिरिक्त जो भी हैं, उनका हम इन्वोक करेंगे, उनका हम उपयोग करेंगे। चौथा, इस वार्तालाप से बड़ा स्पष्ट है कि बीजेपी एक घबराई हुई, बौखलाई हुई, एक असुरक्षित सी पार्टी है जो जानती है कि हार उसके सामने लिखी है। पांचवा, हम इस देश के लिए छोड़ देते हैं ये निर्णय करना, ये न्याय संगत निर्णय करना कि क्या इतने ऊंचे पद जो कि प्रधानमंत्री जिस पे बैठे हैं, उनको इस स्तर पे जाना चाहिए, इस स्तर की बातें होनी चाहिए, इस स्तर की प्रक्रियाओं में पढ़ना भी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री यदि चुनाव के दौरान भाजपा से निष्कासित एक बागी नेता को फोन करके चुनाव से हटने का पूरा प्रयत्न कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में बड़ा स्पष्ट है, तो आप समझिए कि चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए, विधायकों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए क्या कुछ नहीं होता होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा विनम्रता से माननीय प्रधानमंत्री से कि आपको ध्यान देना चाहिए आर्थिक दुर्व्यवस्था पे, सुशासन की तरफ। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात के सोजित्रा में रोड शो किया। इस अवसर पर उनके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व नेता उपस्थित रहे। क्या कहा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस अवसर पर, आप खुद सुने। पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तब से हर रोज हमारा काफिला, हमारा परिवार बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को एक उम्मीद की किरण 27 साल बाद नजर आई है। 27 साल बाद चक्की में पिस रहे थे गुजरात के लोग, महंगाई की चक्की में, गरीबी की चक्की में, बेरोजगारी की चक्की में, पेपर फूटने वाली चक्की में, गुंडागर्दी की चक्की में। लेकिन इस बार लोगों ने फैसला कर दिया, गुजरात के लोगों ने, कि इस बार हम इस चक्की को उखाड़ के फेंक देंगे और एक सच्ची पार्टी
जहां भी जाते हैं लोग अपने आप आते हैं। कांग्रेस को और बीजेपी को पैसे देकर दिहाड़ी पे लोग लेके आने पड़ते हैं और हमारे वाले खुद ब खुद निकलते हैं। आपका घर से उठाया गया एक कदम हमारे सर माथे पर, और वो कदम परिवर्तन की तरफ कदम है, वो घर से नहीं निकले आप परिवर्तन के लिए निकले हो। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। जो नफरत की राजनीति करते हैं, हम वो नहीं। हम तो बात ये कह रहे हैं, स्कूल इतने अच्छे हो जाएंगे सरकारी कि आपके बच्चे मुफ्त शिक्षा लेंगे और सरकारी स्कूल में पढ़कर आपके बेटे बेटियां, आपके बच्चे बच्चियां अफसर बनेंगे, घर की गरीबी खत्म कर देंगे। ये जानबूझकर हमें अनपढ़ रखते हैं। इनको पता है अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया वो अफसर बन जाएगा, अफसर बन गया तो घर की गरीबी खत्म हो जाएगी, घर की गरीबी खत्म हो गई तो फिर नेताओं की कोठियों के सामने सुबह सुबह लाइन लगाकर हाथ जोड़कर कौन खड़ा होगा भाई साहब? ये पंगा है। लूट के खा गए देश को, इतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा 200 साल में। अंग्रेज शर्मिंदा है कि हमने 200 साल में उतना नहीं लूटा जितना ये 2 साल में लूट लेते हैं अपने वालों को ही। सबको यही रह जाएगा, गरीब की बददुआएं क्यों ले रहे हो? गरीब की हाँ और परमात्मा की दरगाह सीधा रास्ता है भाई साहब, सीधा। हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खा गए, हमारे बुजुर्गों के इलाज के हिस्से की दवाई खा गए, हमारा बचपन खा गए, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए। क्या रह गया, क्या बचाया? 27 साल हो गए, आपके पास कोई विकल्प नहीं था। अब आपको एक मौका दिया भगवान ने, रब ने एक मौका दिया, इस बार बदल लो। ये जो पेड़ है ना, ये भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, हर साल नए पत्ते आते हैं। तो गुजरात वालों अब नए पत्ते लेके आओ, नए तो इकट्ठे होकर गुजरात वालों मैं आपको कहना चाहता हूँ, इनकलाबी लोग हो आप, और ये सिस्टम बदलना है और बदलने के लिए आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, 8 साल पुरानी पार्टी है, सिर्फ 8 साल। 2 स्टेटों में हमारी सरकार है, 10 MP हमारे राज्यसभा में हैं, 10 MP हैं, और अभी तो हम कह रहे हैं 2 स्टेटों में सरकार है। 8 तारीख को समझ गए? दिल्ली NCR की सेहत में सुधार नहीं, लगातार जहरीली हो रही हवा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने की IPC की धारा 375 के अपवाद 2 को हटाने की सिफारिश, गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। CM योगी ने लगाया जनता दर्शन, बोले रुपए के अभाव में नहीं रुकेगा इलाज। नोएडा से आ रहे BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के दिल्ली में घुसने पर रोक। दिल्ली नगर निगम चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही निगम ने अपने 12 क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए 70,000 से अधिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटाए। गहलोत ने मोरबी पुल हादसे को लेकर गुजरात की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। गुजरात के पूर्व मंत्री जय नारायण व्यास ने विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ी। केरल साहित्य उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन 12 से 15 जनवरी तक। देश में घटी कोरोना मरीज की संख्या, बीते 24 घंटे में सामने आए 1132 नए मामले। उत्तराखंड में बदलते मौसम ने बढ़ाई ठंड, अगले 24 घंटे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। इंडिया दर्पण दैनिक को चाहिए सब एडिटर, न्यूज एडिटर, 6 वीडियो कैमरामैन, 4 फोटोग्राफर, अनुभवी मार्केट एग्जीक्यूटिव, वीडियो एडिटर, वीडियो ग्राफिक्स डिजाइनर, जिनका टीवी चैनल में काम करने का अनुभव 5 वर्ष, रिसेप्शनिस्ट व पीएन। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।